हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से द इंडियन डिएक्ट्स की अगली वीडियो के अंदर। मेरा नाम साहिल है, साहिल मित्तल। एंड आज हम जिस वीडियो प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं वो अगेन इंडिया एंड पाकिस्तान कंटेंट के ऊपर ही है। एंड व्हाई आई सेलेक्टेड पर्टिकुलर दिस वीडियो बिकॉज इसमें आर्मी का कंपैरिजन बताया गया एज पर द टाइटल इज डिफरेंस बिटवीन इंडियन आर्मी एंड पाकिस्तान आर्मी, मेजर जनरल नीरज बाली। राज शमानी क्लिप्स। राज शमानी एक काफ़ी फेमस पॉडकास्टर है हमारे इंडिया के। तो चलते हैं सीधा वीडियो पे बिना वक्त गवाए। टॉकिंग अबाउट कल्चर, आपने बोला कि पाकिस्तानी जो आर्मी है उन्होंने ऐसा एक कल्चर बना दिया है कि इररेशनली वो हमें इंडिया को तंग करेंगे, राइट? व्हाई डिड यू से सो? क्या कल्चर उन्होंने ऐसा क्या कल्टिवेट किया है कि जहाँ से इररेशनैलिटी ही उधर ब्रीड करती है बार बार? ओके, सो 2003 में मुझे भारत सरकार ने सिलेक्ट किया एक स्टडी प्रोग्राम के लिए यूएसए में। वहां पे 33 देश के लोग थे, 80 लोग थे हम। कुछ फौजी थे, ज्यादातर डिप्लोमेट और ब्यूरोक्रेट थे। उसमें 4 पाकिस्तानी थे, एक ब्रिगेडियर, एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक एयरफोर्स का और एक ब्यूरोक्रेट था। वो जो 2 पाकिस्तानी ऑफिसर्स थे उनसे डील करके मुझे इतनी इंसाइट मिली, क्योंकि जब हम वहां गए थे तो एक धारणा है देश में कि देखो है तो हमारे जैसे ही लोग, हमारे जैसे ही थे, हमारे जैसे थे, दे आर ह्यूमन बीइंग लाइक अस, दैट्स ट्रू। लेकिन उनकी आर्मी हमारी जैसी नहीं है। क्यों? उस आर्मी ने देश पे राज किया है। उस आर्मी के दिमाग में एक एरोगेंस है जो आपको हैरान कर देगी। मैं आपको अभी एक 2 कहानी सुनाऊंगा अभी। दे आर डिक्टेटर। लेकिन उसका एक बड़ा स्ट्रेटेजिक लेवल पे देखिए, जब कारगिल की लड़ाई हुई तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने प्रधानमंत्री को बताना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने एयरफोर्स चीफ और नेवल चीफ को बताना जरूरी नहीं समझा कि लड़ाई हुई। नवाज शरीफ पीएम दैट टाइम। उन्होंने अपने कई कोर कमांडर्स को नहीं बताया। मैं सीक्रेसी समझता हूं, लेकिन सीक्रेसी आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ और नेवी चीफ से नहीं रखता है। हमारा क्या कल्चर था? कारगिल के दौरान मिस्टर वाजपेयी वो रोज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ से मिलते थे और इकट्ठे बैठ के बात करते थे। तो एक वो इनबिल्ट एरोगेंस है। तो जब मैं वहां पहुंचा हवाई में कोर्स करने के लिए, एशिया पैसिफिक सेंटर फॉर सिक्योरिटी स्टडीज, मेरे को एक बड़ी अजीब बात लगी कि जब हमसे सवाल पूछा जाता है क्लास में तो मैं खड़े होकर बोलता हूँ, मिसाल के तौर पे, कर्नल नीरज बाली फ्रॉम इंडिया। जो पाकिस्तानी खड़े होते हैं वो बोलते हैं कर्नल सो एंड सो फ्रॉम पाकिस्तानी आर्मी, जैसे कि उस देश की आर्मी नहीं है, आर्मी की का देश है। ओके, नाउ सम मोर एग्जांपल्स। उनके एक ब्रिगेडियर साहब थे, नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ मी। वो मुझे एक दिन कहने लगे तुमने देश में क्या बनाया सिस्टम यार? तुम लोगों ने एक पराक्रम किया, पूरी फौज को बॉर्डर पे ले आए, हमें धमकियां दी, फिर कुछ नहीं किया, फिर चले गए। तो तुम लोगों ने अपने प्राइम मिनिस्टर को नहीं बोला कि ये क्या तमाशा है? हमारे देश में तो देखो ऐसा है कि मैं ब्रिगेड कमांडर हूं और मेरे एक सूबेदार किसी कोर्ट केस के चक्कर में गया था, वापस आया तो मैंने बोला क्या हुआ? क्या लगा सर, जज ने मेरे अगेंस्ट स्ट्रिक्चर पास कर दिए। तो मैंने फोन उठाया, जज साहब को बोला रात को ट्रेन पकड़ के आ जाना। तो वे जज साहब आए, मैंने उनको एक कप चाय पिलाई, बिस्किट खिलाया। बोला जज साहब हम फौजी हैं, ये स्ट्रिक्चर पिक्चर मत पास किया करो, हमें कानून नहीं आता। तो जज साहब ने कहा ठीक है जनाब। उन्होंने कहा ये वाला वापस ले लो। उन्होंने कहा ठीक है जनाब। So when you are arrogant like this, you assume कि दूसरा देश जो है वो भी आपके नीचे दबा हुआ है किसी तरीके से। उनको ये गलतफहमी क्यों नहीं जाती दिमाग से, मैं समझता नहीं हूँ। 71 में 2 टुकड़े कर दिए, हर लड़ाई में हरा दिया, ठीक है, बट दैट एरोगेंस इज देयर, वो अभी भी ऐसे चल रही है। दूसरा मुझे एक किस्सा याद है बड़ा इंटरेस्टिंग। ये क्लास में खड़े होकर रोज इंडिया के बारे में कुछ ना कुछ बोलते थे। हमने एक स्ट्रेटजी बनाई थी, क्या बोलते थे? कश्मीर के ऊपर कि इंडिया ये कर रहा है, गुजरात के ऊपर, फलाना ढमकीना। क्योंकि वो जो कोर्स था वो आर्मी का कोर्स नहीं था, वो बड़ी स्ट्रेटजी का कोर्स था। हमने अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई थी कि हम इनका जवाब नहीं देंगे। तो एक दिन वो पाकिस्तानी ब्रिगेडियर साहब मुझे कहने लगे, नीरज तू तो इतना अच्छा बोलता है, तू तो आर्टिकुलेट,
तो तुम बोलते क्यों नहीं जब हम बोलते हैं? तो हमारा जवाब दिया करो, ऐसे तो हम सीखेंगे एक दूसरे के साथ। तो मैंने कहा सर ऐसा है, हम जवाब दो रीजन से नहीं देते। एक इसलिए क्योंकि हमारी फौज की एक ट्रेनिंग है कि जब बास्केटबॉल खेलते हो ना तो ड्रिबलिंग के नंबर नहीं होते, बास्केट स्कोर करने के नंबर होते हैं। तो ये रोज रोज जो आप ड्रिबलिंग कर रहे हो, आपको क्या लग रहा है आप पेंटागन का माइंड चेंज कर रहे हो? अच्छा, दूसरा कारण क्या है? मैंने कहा दूसरा कारण ये है कि आपने देखा है कि कुछ मुल्क ऐसे हैं जिनका रोज क्रिटिसिज्म होता है यहाँ पे। अमेरिका इज ए लीडिंग एग्जाम्पल, और वो कभी जवाब नहीं देते। When you are a powerful country, you don't have to reply everything. जैसे तुम अपने आप को अमेरिका जैसा समझते हो। खैर ये था। But one क्या day, जवाब दिया कि हाँ समझते हैं? हाँ समझते हैं। But one day I had to give a reply. I had to give a reply because क्लास में खड़े होकर उन्होंने कुछ ज्यादा बोल दिया। एक बोला कि देखिए हमारे नेबरिंग देश में क्या हो रहा है, अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, और देखिए गुजरात में क्या किया उन्होंने मुस्लिम्स के साथ। एक ये पॉइंट बोला। दूसरा ये बोला कि कश्मीर में भारतीय सेना जो है वो भागने के लिए तैयार है, और ये सच्चाई हम जानते हैं। तीसरी बात ये बोली कि हम चाहते हैं कि कश्मीर का मसला मल्टीलैटरल तरीके से सॉल्व हो, अमेरिकन को इन्वॉल्व किया जाए, पर इंडियन डरते हैं। वो कहते हैं नहीं, हम आपस में बात करेंगे और किसी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। और चौथी चीज ये बोली कि हमारी तो आर्मी बड़ी छोटी है, इंडिया चाहे तो हमारे को ओवररन कर सकता है, इसलिए हमें न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए। इंडिया को न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों चाहिए? उस दिन जो प्रोफेसर थे डॉक्टर रॉबर्ट वर्सिंग, उन्होंने बोला मेरे को कि जवाब दो। तो मैंने कहा जहां तक गुजरात की बात है, मुझे आज तक कोई हिंदुस्तानी नहीं मिला जिसको गुजरात की घटनाओं पे बुरा ना लगाओ। और जो वहां की सरकार है, राइट विंग बीजेपी की सरकार थी उस जमाने में भी, उन्होंने बहुत लोगों को ऑलरेडी सजा दिलाई है। मैंने कहा देखिए कंट्रास्ट देखिए, हमारे नेबरिंग मुल्क में शिया सुन्नी झगड़े होते हैं, उसको छुपा दिया जाता है। दूसरी बात हुई ये जो बायलैटरल वाली, हमारी एक बड़ी पुरानी सिविलाइजेशन है, पाकिस्तानी भी उसका हिस्सा थे। मुझे बात बड़ी अजीब लगती है कि हमें रेफरी चाहिए अमेरिका से या कहीं और से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इन एनी केस अमेरिकन का रिकॉर्ड क्या है सॉल्व करने का प्रॉब्लम? मिडिल ईस्ट ना, कोरिया ना, वियतनाम ना, तो व्हाई शुड वी कॉल देम? मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं जिसमें बायलैटरल लेवल पे हमने एक बहुत कमाल का चीज सॉल्व की थी। 1971 की लड़ाई के बाद हम शिमला में मिले और हमने शिमला एग्रीमेंट के बेसिस पे पाकिस्तान के 100,000 सोल्जर्स जिन्होंने हमें सरेंडर किया था उनको आजाद कर दिया। ये सुन के वो पाकिस्तानी तिलमिला गए, खड़े होने लगे। तो प्रोफेसर ने कहा नहीं बैठो बैठो, जवाब देने दो। तो मैंने कहा तीसरी बात है जो न्यूक्लियर बॉम्ब की, मैंने इंडिया में रहते हुए फौजी डिस्कशन में न्यूक्लियर वर्ड और पाकिस्तान एक लाइन में कभी नहीं सुना था। हमें पाकिस्तान से डील करने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों चाहिए? आपकी बात सही है, हम तो वी कैन ओवर रन यू, बट वी हैव रीजनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमारे ग्लोबल विजन है, हमारी दूसरे गोल्स हैं। हमारी मिसाइल्स की रेंज देखो, वो पाकिस्तान के लिए नहीं है। That's what China. तो they wanted to answer, but the professor didn't allow them. बाद में कॉफी ब्रेक हुई तो ब्रिगेडियर साहब मेरे पास आए, कहने लगे थोड़ा बैकफुट पे डाल दिया आज तुमने हमें। तो लेकिन यार वो नहीं बोलना चाहिए था तुम्हें 100,000 सोल्जर्स वाली बात। देख बाकी तो सिविलियन है, हम फौजी हैं, ये थोड़ा बुरा लगता है ना ये सरेंडर वाली बात। तो मैंने कहा जो कश्मीर पे आपने बात बोली वो अच्छी बात थी। मैंने कहा सर मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको छोटे भाई की तरह हूं, अगर वाकई आपका ये इंडियन आर्मी के बारे में ये आपका भ्रम है कि कश्मीर से भागने वाली है, रिमेंबर माय वर्ड्स, इन नेक्स्ट वॉर यू विल गेट अ मेजर सरप्राइज because you are living in a fool's paradise. So I said, this is what it is, this is the truth. उसके बाद थोड़ा उनको बोलना कम हो गया था। So you feel कि वहां पर पूरी आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी एंड जितने वहां पे लोग ज्वाइन करते हैं वो इस भ्रम में रहते हैं कि वो लोग ज्यादा पावरफुल है? देखिए कि इंडिया उनसे डरता है या वो कभी भी कंट्रोल कर सकते हैं बिकॉज उनकी कंट्री में उनका बहुत कंट्रोल चलता है। उनको ये गलतफहमी जरूर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दिल में किसी को लगता होगा कि इंडिया डरता है। वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यू लुक एट इवन यूट्यूब वीडियोस टुडे, पाकिस्तानी No, it's all about history.
तो वो बात तो खत्म हो चुकी है। ये अभी गिदड़ भक्की वाली बात है अब तो, और कुछ नहीं है। बाय द वे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था, वो जनता जब को ये मोटिवेट 3 महीने करके खत्म रखना हुए होता तो है ना। एक बड़ी पार्टी हुई जिसमें सभी देशों के लोगों को अपना ड्रेस पहननी थी और अपना खाना बनाना था। तो हम 4 लोग थे, हम खाना बनाने में तो नौसिखिया थे, तो चलो हमने बना दिया पूरा। और ड्रेस हमने, किसी ने अपना कुर्ता पजामा पहना, किसी ने कुछ पहना, मैंने उसमें पठान सूट पहन लिया। तो स्टेज पे हम खड़े थे तो पाकिस्तानी ब्रिगेडियर ने माइक लेके सबके सामने अंग्रेजी में बोला कि मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कर्नल बाली से, वो पठान सूट में है, ये पठान सूट भारत में कब से उनकी ड्रेस बन गई, वो कहाँ पहनते हैं भारत में? मैंने माइक लिया, मैंने बोला कश्मीर में, पूरे कश्मीर में ये हमारा देश है। तो बहुत लोग हंसे उस बात पे। और थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो और मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी ये वीडियो। बेसिकली इन्होंने सही कंपैरिजन किया है पाकिस्तान और इंडिया की कंपैरिजन्स की। हम जब बात करें तो दिन रात का फर्क है। इंडियन आर्मी इज द मोस्ट प्रोफेशनल आर्मी इन द वर्ल्ड, और ये मैं सिर्फ इंडियन होने के नाते नहीं बोल रहा हूँ। आप इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे जाइए या बहुत सारे आर्टिकल्स है, इवन दो यूएस ने कई बार स्टेट किया है, यूएन ने इस चीज को बहुत बार स्टेट किया है, वी आर द मोस्ट प्रोफेशनल आर्मी। एंड उन्होंने बहुत सही बोला कि नेक्स्ट वॉर के अंदर आपको सरप्राइज मिलेगा, एंड व्हाट आई फील कि इट्स नियर बाय, द टाइम इज नियर बाय। क्योंकि जिस हिसाब से हमले हो रहे हैं फिर से जो हमारा कश्मीर वाला एरिया है उसके अंदर छुटपुट जो आतंकवादी वाली घटनाएं हो रही है, इन चीजों को देख के मुझे लगता है कि टाइम पास में ही है। और दूसरा एक मेरे दिमाग में ये फीलिंग भी है क्योंकि ईरान वॉर के अंदर उतर चुका है, एंड ईरान अगर वॉर के अंदर उतर चुका है तो पाकिस्तान उसकी पीठ में छुरा जरूर घोंपेगा, क्योंकि यूएस ने अच्छे से पाकिस्तान के सर पे हाथ से लाया है और 550 मिलियन के आसपास में अभी आई थिंक पिछले साल ही दिए थे उनको, उनके फाइटर जेट को रिपेयर कराने के लिए। आपको क्या लगता है क्यों दिए होंगे यूएस ने? पहले बहुत टाइम से वो उनसे मांग रहे थे, पैसे मांग रहे थे, कभी क्या मांग, नहीं हुआ था। और ये वाली डील भी बहुत टाइम ऐसे पेंडिंग थी कि उनको सारे के सारे जेट वगैरह सर्विस के अंदर मतलब रखे हुए थे और किसी की सर्विस नहीं हो पा रही थी, उनके पार्ट्स नहीं अवेलेबल थे, सबके सब यूएस से आने वाले थे। तो लास्ट ईयर ही लगभग 550 मिलियन के आसपास में यूएस ने ऐड दिया था कि ठीक है आप अपने जहाज रिपेयर करा लो। ये आपको देखो उसके पीछे 2 रीजन थे, क्योंकि यूएस अफगानिस्तान से निकल चुका था, तो यूएस को पता था कि ये पाकिस्तानी फिर से बिकेंगे और फिर से अपने जो अड्डे हैं अपनी जगह देंगे। वहां से इनको अफगानिस्तान पे अगर फिर से चढ़ाई करनी हो या फिर ईरान, अब ईरान ऑलरेडी युद्ध में उतर चुका है, तो ईरान की पीठ में छुरा घोंपने का काम सबसे पहला पाकिस्तान ही करेगा। इनका पुराना कॉन्फ्लिक्ट भी है, शिया सुन्नी और वो सब आप अच्छे से समझते हैं। और दूसरा रीजन एक और भी है, ईरान और सऊदी अरेबिया की नहीं बनती है। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया जैसा बनना चाहता है या फिर अपने आप को उस पाले में समझता है कि हम सऊदी अरेबिया के पाले के अंदर है, तो ये भी एक दूसरा रीजन है कि उसके ऊपर प्रेशर आएगा। हालांकि ईरान इजराइल से युद्ध कर रहा है, बट आप देखिएगा जल्दी आपको ये सब चीजें देखने को मिलेगी, आई होप। एंड जो इनकी तीसरी बात थी कि आर्मी की जो अंदर एरोगेंस है वहां पे, उसका जो मुझे रीजन लगता है वो यही है पर्टिकुलर कि पाकिस्तानी आर्मी ने हमेशा से राज किया है और उनको हमेशा से यही लगता है कि लेजिस्लेटर हो चाहे ठीक है जुडिशरी हो, वो सब के सब आर्मी के अंडर में आते हैं। जैसे उन्होंने बहुत अच्छी ये बात एग्जांपल दिया था कि पाकिस्तानी आर्मी वाला बोलता है कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तानी आर्मी। तो यहीं पे देखो आर्मी के अंदर ना, या फिर जब हम लेजिस्लेटर की बात करते हैं या फिर इन सब चीजों की बात करते हैं, इनके अंदर हर वर्ड का मतलब होता है, हर वर्ड की एक सेंटिटी होती है, उसकी इंपोर्टेंस होती है, तो हर वर्ड का एक मतलब डेफिनेटली लिया जाता है, इसलिए वो उस पोजीशंस पे होते हैं। दे नो व्हाट टू स्पीक, व्हाट नॉट टू स्पीक, विच वर्ड टू चूज, विच वर्ड नॉट टू चूज। तो ये सब चीजों के बारे में डेफिनेटली उन्हें भी पता होता है। हालांकि पाकिस्तानी आर्मी वी कांट से एनीथिंग,
बिकॉज दे डोंट हैव अ प्रोफेशनलिज्म। उन्होंने बताया ना आर्मी वाली बात, नवाज शरीफ उस टाइम पे पीएम था, नवाज को नहीं पता था कि वो इंडिया पे चढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें आइडिया भी नहीं था कारगिल के टाइम पे, क्योंकि हमारे यहाँ से वाजपेयी गए थे, वाजपेयी जी वो उनके किसी मीनार, नाम भूल गया मैं उस मीनार का, अगर किसी को याद हो तो बताइएगा, पाकिस्तान में कौन सी मीनार है, वो लाहौर के अंदर या इस्लामाबाद में आई बिलीव, जिसे जाने के बाद में उन्होंने उसे धुलवा दिया था, एंड बस लेके गए थे, शांति प्रोग्राम ही था वो, एक तरह का पीसफुल प्रोग्राम था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीस रहे। बट यहाँ वाजपेयी जी वापस दिल्ली पहुंचे नहीं कि उन्होंने तो भैया इंडिया पे चढ़ाई कर दी। और दूसरी बात, अगर जिन लोगों को इस वार का थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट पता है, जब ये वॉर खत्म होने को थी, ये वॉर बेसिकली, तो उस टाइम पे आर्मी ने खत्म नहीं करवाई थी, आर्मी के नवाज शरीफ के पास में, ठीक है, नवाज शरीफ को बोला कि आप यूएन में जाओ, ये वॉर खत्म करवाओ, रिक्वेस्ट करो। इधर से नवाज शरीफ गया, उन्होंने रिक्वेस्ट की, वॉर खत्म करने के डिक्लेरेशन के बारे में बात की, जब वॉर डिक्लेयर कर दी कि भैया खत्म कर रहे हैं हम इस वॉर को, तो उसके बाद में आर्मी ने क्या कहा था कि ये तो नवाज शरीफ ने सरेंडर कर दिया, वरना हम लोग तो जीत ही गए थे। इनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स है, डॉन न्यूज के अंदर इनका आर्टिकल्स पड़े हुए हैं। तो ये देखो, ये एक इनकी आर्मी का ये पर्टिकुलर नेचर है, हम सबको समझना होगा, क्योंकि ये कभी समझेगी भी नहीं। हालांकि जैसे इन्होंने कहा कि अंदर से तो इन्हें पता है कि हम कितने पानी में हैं, क्योंकि इंटरेक्ट भी तो करते हैं ना, जैसे ये प्रोग्राम में गए थे, एक प्रोग्राम के अंदर जहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी के थे, इंडियन आर्मी के थे, और अलग अलग देशों के लोग होते हैं, वॉर प्रैक्टिसेस होती है, काफी टाइप के अलग अलग प्रोग्राम पूरी दुनिया में चलते रहते हैं, जहाँ पे हर देश से लोग जाते हैं और अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, एक्सरसाइजेस होती है, वॉर एक्सरसाइज है ना, वहां पे सबको पता लग जाता है कि कौन सी आर्मी कितने पानी में है, उनका नेचर क्या है, उसके देश का तहसीर क्या है, तो ये सब चीजें वहां सबको पता लग जाती है। खैर, हमारे जैसे या फिर आपके जैसे लोग जो इस तरह के जियोपॉलिटिक्स के कंटेंट के अंदर इंटरेस्टेड रहते हैं, स्पेशली अपने नेबर्स, अब नेबर्स या क्या कर सकते हैं, जैसे भी हैं, तो खैर उम्मीद है आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे आप सबके समर्थन की जरूरत है, मैं एक नया क्रिएटर हूं। उम्मीद है हम सब फिर से मिलेंगे। हर हर महादेव।